नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इंसान की जिंदगी और लोकशाही और देश और दुनिया और नेता लोग कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई डायलॉग लिखता है, कोई गीतकार गीत लिखता है, कोई गाता है, कोई पर्दे पर कोई और गाता है, कोई पर्दे पर कोई अलग डायलॉग बोलने वाला कोई और होता है, जैसे राजकुमार, जैसे गीतकार कोई और है, गाने वाला किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश होता है, लता मंगेशकर, आशा भोसले होती हैं, लेकिन लिखने वाला कोई संगीतकार कोई और होता है, और गीत गाने वाला सिनेमा में कोई और होता है। आज जब बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तब ज़्यादातर लोग आधुनिक आईटी कंपनियों को इसकी सफलता का श्रेय देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की नींव एक ऐसे भारतीय प्रशासक ने दी रखी थी जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं। और ये कहानी है शेषाद्री अय्यर की, एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति की जिसने 100 साल पहले वह सपना देखा था जिसे आज का बेंगलुरु जी कहा जा रहा है। एक साधारण परिवार से निकला असाधारण प्रशासक। 1 जून 1845 को जन्मे के शेषाद्री अय्यर का बचपन किसी राजमहल में नहीं बीता था। उनका जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। हालांकि उनके सामने कई रास्ते थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना। शायद तब किसी को नहीं सोचा होगा कि यही युवक आगे चलकर मैसूर राज्य का सबसे प्रभावशाली दीवान बनेगा। जब मैसूर को मिला अपना सबसे लंबा कार्यकाल वाला दीवान, 1883 में शेषाद्री अय्यर मैसूर रियासत के दीवान बने। यह पद आज के मुख्यमंत्री जैसा माना जा सकता है और अगले 18 वर्षों तक उन्होंने राज्य का नेतृत्व किया। उनका लक्ष्य केवल शासन चलाना नहीं था, वे राज्य को आधुनिक बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि भविष्य विज्ञान, तकनीक और बुनियादी ढांचे का होगा और इसी सोच ने उन्हें अपने समय के कई दशक आगे खड़ा कर दिया। एक झरने से निकली रोशनी जिसने इतिहास बदल दिया। और कर्नाटक के शिवना समुद्र जलप्रपात को देखने वाले लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही स्थान एशिया के बिजली इतिहास का गवाह है। और शेषाद्री अय्यर ने यहाँ जल विद्युत परियोजना शुरू करने का साहसिक नियंत्रण लिया। उस दौर में बिजली खुद एक नई तकनीक थी, इसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया और 1908 में यहाँ एशिया का सब पहला बड़ा जल विद्युत केंद्र शुरू हुआ। यह केवल एक परियोजना नहीं थी, यह भारत में औद्योगिक क्रांति की दिशा में बड़ा कदम था। दुनिया की सबसे लंबी बिजली लाइन का चमत्कार। और शिवनाथ समुद्र से कोलार कोल्ड फील्ड्स तक बिजली पहुंचाना आसान नहीं था और दोनों स्थानों के बीच लगभग 147 किलोमीटर की दूरी थी। फिर भी शेषाद्री अय्यर ने बिजली की लाइन बिछाई। उस समय यह दुनिया की सबसे लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन मानी गई। इस उपलब्धि ने सोने की खदानों की कार्यप्रणाली बदल दी, उत्पादन बढ़ा,
तकनीकी आई, रोजगार बढ़ा और मैसूर आधुनिक उद्योगों की दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। जब बेंगलुरु में पानी पहुंचाना भी एक सपना था, आज बेंगलुरु की पानी की समस्या से जूझता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब शहर को पीने का पानी उपलब्ध करना सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती थी और शेषाद्री अय्यर ने इस समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने हेसर चट्टा झील से पानी लाने की योजना बनाई। इसके लिए चामराजेंद्र वाटर वर्क्स परियोजना शुरू की। भाप इंजनों और ईंटों से बने जलमार्गों की मदद से पानी शहर तक पहुंचाया गया। यह व्यवस्था लगभग 45 वर्षों तक सफलतापूर्वक काम करती रही। उस दौर में यह किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं था। प्लेग के बाद बर्बाद शहर को फिर से बसाने वाला व्यक्ति 1998 में बेंगलुरु भयानक प्लेग महामारी की चपेट में आ गया। हजारों लोगों की जान गई, शहर लगभग उजड़ हो गया था। ऐसे समय में शेषाद्री अय्यर ने केवल राहत कार्य नहीं किए, उन्होंने पूरे शहर की नई योजना बनाई। सड़कों को चौड़ा किया गया, पेड़ लगाए गए, सफाई व्यवस्था सुधारी गई, भीड़भाड़ कम की गई, नए बाजार और उद्योग स्थापित किए गए। और यही कारण है कि आधुनिक बेंगलुरु का शहरी ढांचा काफ़ी हद तक उनकी सोच का परिणाम माना जाता है। और लाल बाग का ग्लास हाउस और विक्टोरिया अस्पताल, बेंगलुरु में आने वाले पर्यटक लाल बाग के प्रसिद्ध ग्लास हाउस को जरूर देखते हैं और उसकी भव्यता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। और कम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण 1889 में शेषाद्री अय्यर की पहल पर हुआ था। इसी तरह विक्टोरिया अस्पताल की स्थापना भी उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण या उसका हिस्सा थी और उसका मानना था कि किसी राज्य की प्रगति उसके स्वास्थ्य और शिक्षा से तय होती है। जो आज भी भारत के इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा और स्वास्थ्य उसको इतनी महंगी कर दी है, इसको प्रोफेशनल, उसको बिजनेस बना दिया है। जो उस वक्त लोग समझते थे कि और अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया गया है, आज भी जो भारत में आज नहीं, इस दशक में उसको ख़त्म कर दिया गया है। मैं राजकारण की बात नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई की बात करता हूँ। फिर आगे जो उसका शेषाद्री का कार्य था, किसानों और कर्मचारियों के लिए नई सोच। आज सरकारी बीमा योजनाएं सामान्य लगती हैं, लेकिन उस दौर में ऐसी सोच दुर्लभ थी और शेषाद्री अय्यर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं शुरू की। उन्होंने किसानों की मदद के लिए कृषि बैंक की स्थापना की। इससे किसानों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज से राहत मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। और जमशेदजी टाटा का सपना और शेषाद्री अय्यर का समर्थन एक दूसरे के लिए बहुत काम आया और भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी नुसरवानजी टाटा एक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक संस्थान बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए ज़मीन और सरकारी सहयोग की ज़रूरत थी। जब उनकी मुलाकात शेषाद्री अय्यर से हुई, तब इतिहास ने नया मोड़ लिया। अय्यर ने मैसूर के महाराजा को इस परियोजना के महत्व के बारे में समझाया और परिणाम स्वरूप सैकड़ों एकड़ जमीन दान दी गई और आगे चलकर यही संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना, जो आज भारत का सबसे बड़ा गौरव है और यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में आज गिना जाता है। फिर उसने महिलाओं की शिक्षा के समर्थन बनकर आगे आया और शेषाद्री अय्यर केवल निर्माण परियोजनाओं तक सीमित नहीं थे, वे शिक्षा सुधारों में भी विश्वास रखते थे और उन्होंने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ शुरू की, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को समर्थन दिया और उनकी सोच स्पष्ट थी, यदि समाज को आगे बढ़ना है तो शिक्षा सबसे बड़ा साधन बनेगी। आज तो भारत के साम्राज्य में अनपढ़ नेताओं का 80% अनपढ़ नेताओं सत्ता में आ गए हैं, वो देश की कम नसीबी हैं और लोकशाही के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। इसके लिए MP MLA आज बिक रहे हैं और सत्ता पक्ष और सत्ता में बैठे लोग उसे खरीद रहे हैं, वो देश की कम नसीबी हैं। चलो आगे। फिर इनकी
जो शेषाद्रि की उपलब्धियों के बावजूद आज बहुत कम लोग के शेषाद्रि अय्यर का नाम जानते हैं। मैं भी नहीं जानता था। मैंने सोचा कि मैंने ये आर्टिकल्स पढ़ा तो मैंने सोचा मैं ये आर्टिकल्स आप तक पहुंचाऊं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्मारक नहीं बनाए। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बंदे ने कभी उसका स्मारक नहीं बनाया, उन्होंने प्रचार नहीं किया। जो आज दुनिया में हम विश्व गुरु के नाम प्रचार करते हैं वो कभी उसने किया नहीं। जिस इंसान ने दक्षिण भारत की रौनक बदल दी, आज उसका न तो कोई जो स्मारक हैं, न तो कोई प्रचार है, कई नाम हैं, सिर्फ उसका काम बोलता है। वो काम की वजह से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन बेंगलुरु की सड़कें, पार्क, जल व्यवस्था, बिजली परियोजनाएं और शैक्षणिक संस्थान आज भी उनके योगदान की कहानी कहते हैं। और शेषाद्रिपुरम, शेषाद्रि रोड और उनकी प्रतिमा आज भी इस महान प्रशासक की याद दिलाते हैं। सीखना यही है कि भारत के इतिहास में कई ऐसे नायक हैं जिनके बिना आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी है, और के शेषाद्रि अय्यर इन्हीं में से एक हैं। उन्होंने केवल मैसूर का प्रशासन नहीं संभाला, उन्होंने भविष्य का निर्माण किया, उन्होंने विज्ञान को अपनाया, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्होंने शहरों को आधुनिक बनाया। जब भी बेंगलुरु की सफलता की चर्चा हो तब इस फूले बिसरे निर्माताओं को याद करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में नाम नहीं बनाते बल्कि पूरा इतिहास बना जाते हैं। गांधी, सरदार, नेहरू, सुभाष और ये लोग शेषाद्रि, मैं उन सभी को शत शत प्रणाम करता हूँ। जिनको याद किए जिन्होंने आपका भारत बनाया, और उस भारत का मैं एक इंसान हिंदुस्तान में कर जन्मा, भारत में कर्म किया, और इस लहू में, इस बूंद में हिंदुस्तानी सोच है। मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, फिर भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी। यही आज का पैगाम।